दे आर नोन एज अ हाउस होल्ड। एक फ्लैट में अगर लोग रह रहे हैं, समझ लीजिए एक व्यक्ति बाहर से खाना मंगवाता है, किचन है पर दो लोग जनरली शेयर कर रहे हैं, दोज पीपल लिविंग अंडर वन रूफ विच मे और मे नॉट बी बायोलॉजिकली रिलेटेड। देखो, अगर आपका सैलरी ही महीने की 20,000 रुपये है तो अब 18,000 रुपये का रेंट तो नहीं दोगे ना, राइट है ना, 18,000 रुपये का रेंट तो नहीं दोगे। अब समझो क्यों इंपॉर्टेंट है आपका हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट या डोमेस्टिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, होता ये है कि जब हम फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हो ना, कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अपने घर के अंदर रह रहे होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये मेरी फैमिली है, आई एम स्टेइंग विद देम, ठीक है। समटाइम्स यू आर स्टेइंग विद सर्टेन रिलेटिव, देयर यू आर अ फैमिली, ठीक है। अब समझ लीजिए पमीत जी को हमने भेज दिया है दिल्ली रहने के लिए, ठीक है। अब दिल्ली में वो जाते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, और वहाँ पे एक फ्लैट लेते हैं अपने 2-3 दोस्तों के साथ, ठीक है। अब समझो ये वहाँ पे एक एक छत के अंदर रह रहे हैं। अब ये उनके साथ इतनी दोस्ती इनकी हो गई है कि ये बोले यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरे दोस्त हैं, ये मेरा परिवार है। क्लियर? तो अब इनके लिए अपने घर में फ़ोन कम कर रहे होंगे, उनके साथ बैठ के मैगी खाना या बातें ज़्यादा करना वो ज़्यादा कर रहे होंगे। अब कोई बोलेगा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है फैमिली की? फैमिली क्या था? वो लोग जो शायद, देखो फैमिली के सारे फंक्शन एक साथ तो पूरे नहीं हो सकते, ठीक है ना। लेट अस से सोशलाइजेशन फंक्शन हो गया, बातों का फंक्शन हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मदद हो रही है। तो कभी कभार ऐसा सिनेरियो आ जाता है जब हम ये नहीं बता पाते कि फैमिली की डेफिनेशन क्या सही तरीके से यहाँ फिट होगी, तो बोलते हैं नहीं। तो उन्होंने, लोगों ने क्या करा, नए नए टर्म्स लेकर आए हैं, वो न्यू टर्म्स, लेट अस से हाउस होल्ड, डोमेस्टिक ग्रुप, ये वगैरह ऐसे ऐसे टर्म्स आने लगे जो पर्टिकुलर सिचुएशंस या कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस वर्ड का एक लाइन में पहले मीनिंग बताऊंगा, आप उसको समझिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है वो। इफ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पहले फिर डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, ठीक है। समझिए इस चीज को। दोज लिविंग अंडर, दोज लिविंग अंडर वन रूफ, ये है इसका, ये है सिर्फ यहां का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लियर? दोज लिविंग अंडर वन रूफ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। फिर हम हैवी लैंड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ताकि आपको समझना पड़ेगा उसके डायमेंशन में, ठीक है। क्लियर? क्लियर? अब वन रूफ इज द प्राइम कीवर्ड फर्स्ट, ठीक है। who may or may not be biologically related. Do you understand this concept? Those people living under one roof which may or may not be biologically related, they are known as a household. एक फ्लैट में अगर लोग रह रहे हैं, समझ लीजिए एक व्यक्ति बाहर से खाना मंगवाता है, किचन है पर दो लोग जनरली शेयर कर रहे हैं, तो सिनेरियोज देखो, याद रखिए जब हम सिनेरियोज की बात करते हैं ना, तो वो विद टाइम, विद कंडीशन, विद सिचुएशन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक फिक्स्ड परफेक्ट डेफिनेशन किसी चीज़ की नहीं होती। अपने आप में आप खुद बताओ मुझे, हम लोग जब फैमिली के भी पढ़ते हैं तो कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन थी फैमिली की? अभी हम करेंगे यूनिवर्सलिटी, बट कोई खुद में यूनिवर्सल चीज़ नहीं है ना वो।
हम खुद ही खुद बोल रहे हैं कि कौन हो सकता है इंस्टीट्यूशन की तरह तो एग्जिस्ट करे, बट कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। तो उसी तरीके से जो ये नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, इनकी कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं है कि ये कंडीशन होगी वो होगी, वेरी करेगा तो चीज़ें चेंज हो जाएगी। हो सकता है घर के अंदर लड़ाई हो गई, वो बोल रहा है कि मैं सेम किचन इस्तेमाल नहीं करता, रहूंगा मैं यहीं पे, बाहर से खाना मंगवाऊंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो हाउस होल्ड से बाहर निकल गया, नहीं ना, रह तो उसी रूफ में रहा है। तो दैट इज वाई वी हैव टू सी दोज थिंग्स ऑल्सो। क्लियर? आपका पॉइंट ठीक है, बट ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? दोज पीपल लिविंग अंडर वन रूफ, और वो आपके मतलब एक तरीके से बायोलॉजिकली रिलेटेड हो या ना हो। तो अगर मैं बोलूँ आप अपने घर में रह रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, उसमें आपके समझ लीजिए मेड्स वेड्स भी रह रही हैं, उसी घर में रह रही हैं एक रूफ के अंदर, तो वो हाउस होल्ड का पार्ट है। क्लियर? आप फ्लैट में रह रहे हो अपने दोस्तों के साथ, एक रूफ के अंदर रह रहे हो, वो भी हाउस होल्ड का पार्ट है। अब इसके आगे थोड़े से ये एक इनकम्प्लीट पार्ट है, डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी तो आपको एक आइडिया लगेगा और ज़्यादा। ये कोर टर्म है जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। ये हेवीलैंड है, काफ़ी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, काफ़ी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इनकी अपनी भी इतनी मोटी किताब आती है, उसमें उन्होंने ये चीज़ें डिस्क्राइब करी है, वहाँ से डेफिनेशन भी ली जा सकती है। ये बोलते हैं हाउस होल्ड वो चीज़ है जब प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज टेक्स प्लेस अमंग द मेंबर्स जो होता है। सो लेट अस राइट इट डाउन। Household is one where production and distribution of resources takes place provided they come under one roof. तभी मैंने बोला था द वर्ड वन रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस होल्ड। ये हेवीलैंड सबसे फेमस थिंकर है जब भी हाउस होल्ड का टर्म आता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ आ जाती है। हैवी लैंड को कोई एज सच सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट में डाला गया बिकॉज ही हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन वेरियस इश्यूज, ही इवन ही हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन जेनेटिक्स वगैरह ऑल्सो। तो इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वी कैन नॉट स्पेसिफिकली क्लासीफाई इन टू हम एवोल्यूशनरी वगैरह, बिकॉज इनकी किताब में आपके जेनेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी लिखा गया है, और फॉर दैट मैटर उन्होंने अपनी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत लिखा है। सो वी कैन नॉट स्पेसिफिकली क्लासीफाई हिम इनटू वन कैटेगरी। फॉर एग्जांपल जब आप किताब पढ़ते हैं, कई बार लेटेस्ट से नदीम हसनैन की किताब आती है, उन्होंने ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी भी लिखा हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद वहाँ उन्होंने सोशो कल्चर भी लिखा हुआ है, उन्होंने आर्कियोलॉजी का भी लिखा हुआ है। तो हम उनको कोई आर्कियोलॉजिकल या सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं बोलते, वे जनरली क्लासीफाई देम एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली एक विचारधारणा में बेस्ड होते हैं और फोकस्ड ऑन और इंक्लाइन टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, देन वी कैन क्लासीफाई और पुट देम इनटू वन डायमेंशन। ठीक है,
ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ सबके सब, कॉन्सेप्ट ये हो गया। नेक्स्ट चीज हेविलैंड ने क्या बोला है, वेयर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एक रूफ के अंदर रह रहे हैं तो आप मुझे खुद बताइए कि वहां पे कुछ ना कुछ रिसोर्स शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन हो रहा होगा। अब यहाँ पे जो बहुत अच्छी चीज किसी ने कही थी ऊपर कि वन किचन, अब वन किचन जो है वो इस डेफिनेशन का एक्सटेंशन है, वी कैन टेक इट एज एन एक्सटेंशन। सर देखो कैसे, हाउ प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज इज टेकिंग प्लेस, कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो कि यहां पे हम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या चार पमीत जी रह रहे हैं घर में, ठीक है, पमीत का एग्जांपल देते हैं। ये एक हाउस होल्ड है, ठीक है, एग्जाम्पल। अब हाउस होल्ड याद रखिए, इसमें फैमिली भी एक तरीके का हाउस होल्ड हो सकती है, समझ रहे हो, ये फैमिली का क्राइटेरिया हो गया। इसमें मेजर एम्फेसिस क्या है कि एक रूफ के अंदर रह रहे हैं, विच मे और मे नॉट बी बायोलॉजिकली रिलेटेड, ठीक है ना, बायोलॉजिकली रिलेटेड हो ना हो, तो एक ब्रॉड टर्म की तरह है। अब समझो इस हाउस होल्ड के अंदर रह रहे हैं पमीत, इसके अंदर रह रही हैं जेनिफर लोपेज, इसके अंदर रह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कुछ प्रोड्यूस करना। सिर्फ बच्चों का प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं होती है, पैसे को प्रोड्यूस करना भी एक बात है। ये सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम। तो वेल्थ क्रिएशन या प्रोडक्शन को भी मैं एक तरीके से ले सकता हूं कि प्रोडक्शन ऑफ मनी हो रहा है या कोई काम हो रहा है, तो प्रोडक्शन का बड़ा टर्म है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। हमेशा रखे थिंकर्स वर्ड जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो लोग का जो मीनिंग होता है जरूरी नहीं कि वही हो जो हम लेमन लैंग्वेज में समझें, ठीक है, इट कैन बी अ वेरी वाइड और कुछ और ही मीनिंग कई बार निकलता है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो वर्ड क्या आ जाता है, प्रोडक्शन, सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकेंड रुको, अब ये जो चीज थी, ये जो चीज थी, ये क्या है, ये है वन रूफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग, वन रूफ, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वन रूफ है यानी कि सारे लोग वन रूफ के अंदर रह रहे हैं। प्रोडक्शन, लेटस से आप कुछ वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल में हो सकता है। अब देखो पमीत और ये कर रहे हैं क्रिएट, शशि जी भी कुछ कर रहे होंगे, विनय जी भी कुछ कर रहे होंगे, ठीक है ना, विनय जी भी कर रहे होंगे, शशि जी भी कर रहे होंगे, यानी कि कुछ ना किसी तरीके का फॉर्म का वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, ठीक है, वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। सो ये चीज समझने की जरूरत है कि प्रोडक्शन उस डायमेंशन से लिया गया है, कुछ वेल्थ क्रिएशन, कुछ एसेट का क्रिएशन साथ में। कितनी बार होता है ना कि लोग साथ में पैसे क्रिएट कर रहे हैं, दे बाय समथिंग, लेट अस से कि प्रोड्यूस का मतलब यहाँ से भी हो सकता है कि लेट अस से यू हैव अ वेल्थ, यू आर बाइंग समथिंग ऑल्सो, ठीक है, यू आर बाइंग समथिंग ऑल्सो एंड एज एन एसेट समथिंग, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन थ्रू योर इंटेलेक्ट। समझ लीजिए आप यहाँ पे आके कुछ काम कर रहे हैं तो उससे वेल्थ क्रिएट हो रही है, साथ में भी रह रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, जो चीज घर में आ रही है, लेट अस से खाना। अब क्या आता है कॉन्सेप्ट, किसी ने किचन का बारे में बात करी थी, वो यहां पे काम आ जाता है वर्ड, ठीक है, फूड शेयरिंग। सी अब आप एक चीज सुनिएगा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये चीजें फूड शेयरिंग हो रही है और एक पॉसिबली एक किचन ही है, क्योंकि वो एक रूफ के अंदर है, तो एक किचन है जिसके अंदर फूड शेयरिंग हो रही है। बट अगेन 100% जरूरी नहीं है कि हर केस में ये हो, समझ रहे हैं। हो सकता है कि अब पमीत जी को जेनिफर लोपेज बोलते हैं कि हम घर का खाना जो शशि और विनय खाते हैं, ये खाते हैं सब्जियां और इनको खाना है चाइनीज,
तो अब घर में शशि और विनय तो सिर्फ तोरी लौकी बनाएंगे, यही लोग ये खाएंगे नहीं, तो बोलते हैं हम लोग बनाएंगे बाहर से खाना ऑर्डर करके। तो उससे क्या होता है, तो कॉमन किचन तो है बट खाना तो ये दोनों के दोनों बाहर से मंगवा रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन किचन जरूरी नहीं कि लागू हो, है किचन बट यूटिलाइज नहीं हो रही, बट स्टिल वी कैन से फूड शेयरिंग जो हो रही है, ठीक है। फूड शेयरिंग यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ अ किचन जो कॉमन हो सकती है। ठीक है, कॉमन किचन की यूजेज। अब नेक्स्ट चीज, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये भी है कि लेटस से जो आपके बिजली वगैरह के बिल आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जैसे सब्जियां आई कुछ, लेटस से कुछ चीज़ें, चाय बन रही है, कुछ भी चीज़ें बन रही है, आप घर में शेयर कर रहे हो, फैमिली में भी। अब देखो ये चीज़ें मैंने बताया था, जो हाउस होल्ड है वो फैमिली में, अगेन इनमें डिफरेंस और सिमिलैरिटीज भी बहुत है, क्योंकि ये अलग टर्म की तरह ले लीजिए आप, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें फैमिली भी आ सकते हैं। क्या बोला, लोग एक घर के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, और बायोलॉजिकली मे और मे नॉट बी रिलेटेड। अगर आप अपने घर में रह रहे हो पेरेंट्स के साथ, तो आप एक फैमिली तो हो, साथ में हाउस होल्ड भी हो। पर आप अगर पमीत जी और जेनिफर लोपेस चले जाते हैं किसी और घर में, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे, वो फैमिली है पर एक हाउस होल्ड नहीं है। समझ में आया? अब पमीत जी और ये रह रहे हैं शशि और विनय के साथ, ठीक है। जो पमीत जी के जो पेरेंट्स हैं, पमीत जी के पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स और पमीत जी और जेनिफर लोपेस तो फैमिली हैं, पर ये एक हाउस होल्ड नहीं है, क्योंकि ये रह रहे हैं विनय और शशि के साथ। क्लियर? समझ में आया कैसे? फैमिली तो हो गई ना, पमीत जी के पेरेंट्स पमीत और जेनिफर लोपेज, ये फैमिली हो गई, पर हाउस होल्ड नहीं हुआ। समझ में आया? क्योंकि क्या पहला चीज थी, वन रूफ, वन रूफ होना। क्लियर? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया? अब शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज के साथ क्या हो सकता है, अदर एंटिटीज लाइक लेटस से अदर, लाइक लेटस से बिल्स हो गए, रेंट हो गया, और एक्सेट्रा। ठीक है, मैं तभी, आप लोग प्लीज कोई बुरा नहीं मानना, ठीक है, सिवाय जेनिफर लोपेस के और कोई बुरा नहीं मानेंगे। वैसे भी मैं क्यों एग्जांपल्स ले रहा हूं, आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये चीजें नहीं बताई जाती, कोई टाइम स्पेंड नहीं करता, तभी भी आप रटते रहते हो, रटते रहते हो, रटते रहते हो, एग्जाम में फिर भूल जाते हो। ये चीज आप नहीं भूलोगे कभी, ठीक है, यू विल नेवर फॉरगेट दिस, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। फैमिली क्या है, अगर मैं जनरल क्लासिफिकेशन देखता हूं, आपने देखा होगा, हम नॉर्मल केस में समझते हैं इसको, जब हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि फैमिली को, मैं अभी यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन में अज्यूम कर रहा हूँ कि वो लोग जो साथ में शायद रह रहे हैं, जिनका बॉन्ड वगैरह है, शायद में साथ न रह रहे हो तो भी अगेन वेरी कर सकता है, पर बॉन्डनेस या एक रिलेशंस की बात हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। जनरल केस में एक रिलेशंस की बॉन्ड है। पमीत अगर अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, जेनिफर लोपेज भी साथ रह रही है उनके, तो क्या होगा कि वो एक घर के नीचे रह रहे हैं, और फैमिली तो बाय रिलेशन है, बाय बर्थ भी है और मैरिज अलायंस भी हुई है, तो फैमिली तो बन गई। अब अगर पमीत जी आ जाते हैं शशि और विनय के साथ, तो अपने पेरेंट्स के साथ तो वो बॉन्ड रहेगा, तो फैमिली तो वो रहेगी, पर हाउस होल्ड नहीं रहेगा, क्योंकि वो अलग आ चुके हैं। क्योंकि हाउस होल्ड की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, जो बायोलॉजिकली रिलेटेड हो या ना हो, और वो वन रूफ के अंडर रह रहे हैं। तो यानी कि एक लूज डेफिनेशन की तरह ली जा सकती है। ये क्यों बोला गया, जो ये केस था ना जहां पमीत जी और ये सब रह रहे थे, तो वहां पे बोला गया कि ये फैमिली का टर्म तो नहीं है, ठीक है ना, बट फैमिली का टर्म तो नहीं है, बट एक तरीके से हम ले सकते हैं कि क्या डिफाइन करें, तो उन्होंने बोला ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड है। ये चीज वर्ड इस्तेमाल हुआ है बार बार। क्लियर? मैं अब, नॉट अ प्लेस, प्लेस इज अ रॉन्ग वर्ड, प्लेस को तो कुछ भी हो सकता है, इट इज वन रूफ, एक छत, ठीक है, एक छत, यानी कि कॉमन प्लेस अगेन इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, प्लेस इज अ ब्रॉड टर्म, यू हैव टू मेंशन द वर्ड वन रूफ। आप लोग समझिए,
मैं यहाँ पे क्यों इसको इसमें डाला है, कोट्स में डाला है, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ कोट में डाली, अगर आप इसको मिस करते हो या चेंज करते हो ना तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर आपने इन कोट्स को मिस करा, अब मैं आप लोगों को वो चीज़ करा रहा हूँ जो आप लोगों को यहाँ एक्चुअली मिलेगी भी नहीं। ये मैंने कुछ रिसर्च पेपर से निकाला था, काफ़ी सारे, कुछ थिंकर्स का नाम दे रहा हूँ। आप एग्जाम में अगर इसको इस्तेमाल करोगे तो नंबर बड़े अच्छे आएंगे। ठीक है, अब क्या है, अलग अलग थिंकर ने इस चीज़ को अलग अलग तरीके से कुछ व्यू दिए हैं अपने। ठीक है, अलग अलग व्यूज दिए हैं, तो लेट अस सी सर्टेन व्यूज, सर्टेन व्यूज। ठीक है, चलिए यहां पे आप बाद में ए बी सी डी कर लीजिएगा दिखाने के लिए, पर्सन ए बी सी डी, और इस तरीके से आप डायग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके सामने ही क्रिएट करा गया, बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है, डब्बे के अंदर डालेगा इन सबको। ठीक है, व्यूज ऑफ वेरियस थिंकर्स, वेरियस थिंकर्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट कर सकते हैं, स्लैश में एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? चलिए अब ये आप लोग इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आपने क्या करा, पहले आपने डेफिने कॉन्सेप्ट बता दिया। आप चाहें तो हेवीलैंड की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में पहले डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, बट जैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे हेवीलैंड पहले लिख दें, कॉन्सेप्ट बाद में कर दें, या कॉन्सेप्ट पहले कर दें हेवीलैंड लिख दें, एक ही बात है, दोनों मेंशन करने हैं आपको। देन हल्का सा ये जो डायग्राम ड्रॉ करके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा 4-5 लाइन में, वो प्रॉब्लम नहीं होएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक डायमेंशन की, अलग अलग थिंकर्स ने, जो आपने शायद नाम नहीं सुने होंगे, प्लीज अगेन बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है, ये नए नए थिंकर्स, नए नए लोग हैं, थोड़ा सा रटने का सब काम पड़ेगा, बट थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेगा। चलिए ठीक है, चलिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बेंडर। वो बोलते हैं भाई, वो अपना व्यू दे रहे हैं, प्लीज याद रखिएगा ये व्यूज की तरह है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह ले सकते हो आप। वो बोलते हैं, बेंडर है उनका नाम, ये अपने व्यू में बोलते हैं हाउस होल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम फैमिली, यानी कि डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा है अपने व्यू में। ठीक है, ही सेज हाउस होल्ड इज अ, हाउस होल्ड इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, हाउस होल्ड इज अ डिफरेंट concept when compared to family. अब आपको अपने आंसर्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको अपने आंसर्स भी मिलेंगे। वो ये बोलता है कि फैमिली इज बेस्ड ऑन द किनशिप टाइप्स एज किनशिप रिलेशंस एज द प्राइम फोकस, whereas household is based on the residential component as the major basis. ठीक है, राइट, राइट, क्लियर। चलिए, he says that family is the premise, लिख देते हैं, the premise of family is based on kinship ties, kinship types और kinship relations लिख सकते हैं। while house premise of household
premise of household is based on are you understanding? Live in relationship is a household. Yes, it is a household. It can be a household. ठीक है. पहला थिंकर का व्यू विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. हाउसहोल्ड इसने बोला कि देखो इसने व्यू दिया है. हमेशा याद रखिएगा अलग अलग थिंकर्स के व्यूज हैं जो प्रेजेंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में. एग्जामिनर को आपके थिंकर्स के नाम वगैरह उनकी कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है. ठीक है. बेंडर बोलता है हाउसहोल्ड इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट व्हेन कंपेयर्ड टू फैमिली. ठीक है. तो कभी कभार अगर डिफरेंस किसी चीज का आ रखा है तो आप इनको कोट भी कर सकते हैं. The premise of family is based on the kinship relations, while the premise of household is based on residence और one roof, यानी कि एक छत के नीचे रहना. kinship का मतलब अभी टॉपिक करा नहीं है. kinship का मतलब होता है रिश्तेदारी. सिंपल वर्ड्स में रिलेशनशिप रिश्तेदारी. रिश्तेदारी कैन बी थ्रू ब्लड रिलेशंस और इट कैन बी थ्रू मैरिज अलायंसेस. ठीक है ना. फैमिली और मैरिज वगैरह किनशिप का ही एक सब टॉपिक हो जाते हैं एक तरीके से अगर किनशिप को ब्रॉड टर्म ले. राइट. तो उसने बोला कि वो किनशिप के ऊपर बेस्ड है, रिलेशंस के ऊपर बेस्ड है, बट यहां फोकस है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रूफ. ठीक है. क्लियर एवरीबॉडी. चलिए. एक आदरणीय व्यक्ति हैं जिनका नाम है सेडन. He says that household is nothing but a budget unit. Budget unit. Clear? He says that household is nothing but a budget unit. ठीक है. अब बजट यूनिट का मतलब समझो कि क्या है. अब यहाँ पे कोई इसको मिस इंटरप्रेट मत करिएगा. बड़ा ही सिंपल इसका बेसिक मीनिंग है. जब हम बजट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं सिंपल सेंस में. स्कीम्स वगैरह को छोड़ो. कितना पैसा गया कितना पैसा आया. यानी कि what is our revenue and what is our expenditure. Do you understand that whenever we are talking about the budget, is the prime concern with respect to the budget is what is your expenditures and what are your revenue generation. So can I say when we were talking about the household, we are talking about distribution and production of resources in the definition या distribution production of the resources starting में. तो आप इसी तरीके से हम बोल सकते हैं बजट यानी कि जो लोग हाउसहोल्ड के अंदर रह रहे हैं साथ में रह रहे हैं, मे नॉट बी बायोलॉजिकली रिलेटेड, तो उनका हो सकता है सिर्फ मकसद ये हो सकता है कि कितना खर्च हो रहा है, कितना बचा पा रहे हैं, कितना चीजें कर रहे हैं, ये चीजें. वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द बजट यूनिट. अंडरस्टैंड दिस अगेन. अंडरस्टैंड बजट का यहां पे है कि हम लोग समझ लीजिए दो लोग रह रहे हैं. लेट अस अज्यूम. अब अगेन एग्जांपल लेते हैं. यहां पे थे पमीत जी, यहां पे ठीक है. हुआ ये चार लोग रह रहे हैं साथ में. अब जेनिफर लोपेज के खर्चे बहुत ज्यादा थे, वो पमीत जी को छोड़ के चली गई. वो चली गई कहीं और. बचे कौन? पमीत, विनय एंड शशि.
अब ये तीन लोग रह गए हैं, ठीक है, कहानी आगे बढ़ी है और ये तीन लोग रह गए हैं। अब चीज़ क्या हुई है कि ये तीन जब रह रहे हैं तो ये तीन भी अपना खर्चा जो हो गया, या फॉर दैट मैटर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है महीने का, कितना हम लोग कमा पा रहे हैं, कितना खाने पे चीज़ें जा रही हैं, कितना चीज़ें और हो रही हैं, ये सारा चीज़ एक तरीके से डिसाइड करेंगे एक हाउस होल्ड के अंदर। यानी कि व्हाट आर दे थ्री गोइंग टू डू, दे वुड बी वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट कि हाउ मच एक्सपेंडिचर दे आर डूइंग, what is their revenue generation, what is their revenue generation। रेवेन्यू मतलब इंडिविजुअली क्या कमा रहे हैं। देखो ना कि इंडिविजुअल कमाने का इंपॉर्टेंस क्यों है। देखो अगर आपका सैलरी ही महीने की 20,000 रुपए है तो अब 18,000 रुपए का रेंट तो नहीं दोगे ना, राइट है ना, 18,000 रुपए का रेंट तो नहीं दोगे। तो इसी वजह से रेवेन्यू इन द सेंस कि इंडिविजुअल भी क्या कलेक्टिवली कितना अफोर्ड कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। रेवेन्यू या लेटर से सैलरी ले सकता हूं, अलग अलग इंडिविजुअल में कितना कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना एक्सपेंड ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर रहा है, और बाकी सारे डायमेंशन आ जाते। तो आप घूम फिर के मैं क्या कह सकता हूं कि पमीत, विनय और शशि एक दूसरे को लेटर से सिर्फ जानते हैं, कोई ब्लड रिलेटिव्स नहीं है, ठीक है, ब्लड रिलेटिव्स नहीं है, ठीक है, ब्लड रिलेटिव्स नहीं है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि अब ये थोड़ा सा, क्योंकि जब जेनिफर लोपेज थी तो इनको ध्यान रखना था क्योंकि उनकी रिलेटिव थी, ठीक है, शादी हो रखी थी, अब वो नहीं है। तो ये तो जो दोनों हैं ये तो दोस्त ही हैं एक तरीके से, तो तैयारी कर रहे हैं। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, ये लोग दे विल बी कंजर्वेटिव टुवर्ड्स देयर एक्सपेंडिचर्स वगैरह। तो यानी कि एक तरीके से जो हाउस होल्ड है वो कन्वर्ट हो गया या बिहेव कर रहा है बजट यूनिट की तरह। क्या कम आ रहा है, कितना स्पेंड करना है, क्यों करना है। क्योंकि अगर फैमिली होती, अगर समझ लो कि विनय और शशि चले जाते हैं, ठीक है, अगर सिर्फ अगर इन केस हुआ नहीं लेकिन हुआ ऐसे है, जेनिफर लोपेज चली गई, बट एक्चुअल में समझ लीजिए विनय और शशि चले जाते हैं और पमीत और जेनिफर लोपेज है, तो अगेन हो सकता है तभी भी बजट हो, नहीं वैसे भी बजट यूनिट की तरह बिहेव करेगा, पर अगेन उस टाइम थोड़ा सा लूज हो जाएगा एक चीज़ें कि यू विल बी पैम्परिंग द पर्सन ऑल्सो, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। बट यहाँ पे जैसी द गर्ल हैज़ गॉन, ये सारे के सारे कंजूस बन गए, दे आर फोकसिंग ऑन किस तरीके से मैनेज करना है अपने रिसोर्सेज को। सो बजट यूनिट का ब्रॉड सेंस में आपको समझना है, it is basically household is again a distribution production unit था, in which the consideration of the expenditure that is taking place from the household, the amount of sources of revenue for the individual stakeholders that is there, what is their saving वगैरह, these all behave like an entity which is very similar to budget. That is why he is called them as a budget unit. ब्लूमर करके एक व्यक्ति हैं, ये भी एक थिंकर है, ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन, ब्लूमर। इन्होंने क्या बोला कि देर इज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर अ टर्म लाइक हाउस होल्ड, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है फैमिली के साथ भी, किनशिप के टर्म्स के साथ भी, वो लोग जिनका शायद साथ में रह रहे हो बट कोई मतलब नहीं है। So what is happening is he is saying कि this term is creating confusion, there is no adequacy or need for such a term, ठीक है, he says there this term is not adequate and there is no need।
ब्लूमर कहते हैं कि वो क्रिटिसिज्म बोलते हैं कि देखो ये टर्म है, आप वन रूफ बोल रहे हैं, कभी फैमिली उसमें इंक्लूड हो रही नहीं हो रही, हो सकता है इनकम साथ में एक रूफ के अंदर रह रहे हो, समझ लो, ठीक है। कभी कभार आप दिल्ली में जाओगे ना, दिल्ली में जा गए हो, वहाँ एक फ्लैट है, ये एक रूम है, ये एक रूम है और ये एक रूम है, यहाँ पे एंट्रेंस है, ठीक है। इस रूम में एक व्यक्ति रह रहा है, यहाँ दूसरा रह रहा है, ये तीसरा रह रहा है, ये कॉमन एरिया है। टेक्निकली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो है, ये सारे के सारे एक हाउस होल्ड में आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। बट ये तीनों के तीनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते हैं, दे डू नॉट इवन सी द फेस, अपना अपने काम में बिजी है या अपनी स्टडी में बिजी है, दे हैव नेवर सी ईच अदर ऑल्सो। देन वी क्वेश्चन की सेम वन रूफ क्या 100% डिटरमिन करेगा कि ये एक्सचेंज वगैरह हो रहा है, क्योंकि ये तो जो रेंट है अपना अलग दे रहा है ओनर को, ये अलग दे रहा है, ये अलग दे रहा है, रहे वन रूफ के अंडर रहे। तो दीज अ क्रिटिसिज्म, दैट मीन्स कि ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार इस टर्म को इस ब्रॉडली आप जो इस्तेमाल करो रेलिवेंट हो या नहीं हो। तो दैट इज देयर सर्टन क्रिटिसिज्म, दीज टर्म्स अगेन देमसेल्व्स आर नॉट अ चीज की जिसमें कोई गलती ही ना हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज इस चीज का याद रखिएगा कि कोई भी टर्म परफेक्ट नहीं होता। हाउस होल्ड आपको मैंने बता दिया है क्या चीज है। आई थिंक वील रेस्ट फॉर द डे व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट हाउस होल्ड येस्टरडे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था, हमने हैवी लैंड की डेफिनेशन करी थी। जिस हैवी लैंड की डेफिनेशन में हम लोगों ने उसके अलग अलग डायमेंशन बेसिकली स्टार्ट करे थे कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है। यानी कि क्या है, एक छत है जहां पे पमीत रहते हैं, जेनिफर लोपेज रहती हैं, विनय रहते हैं, एक छत है, एक छत है, उसके अंदर ये लोग रह रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन क्या हो सकता है, उन्हें वेल्थ के डायमेंशन से दिया। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे हैं, कोई भी चीज़ आ रही है उसमें एक तरीके से हम यूटिलाइज कर रहे हैं, साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। लिव इन एग्जाम्पल कैन बी एग्जाम्पल ऑफ हाउस होल्ड, एब्सोल्युटली इट कैन बी, ठीक है ना, इट कैन बी अ बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल हो सकता है। आप समझिए ना, कोर कॉन्सेप्ट क्या है, साथ में रहना। अगर पमीत जी अपनी वाइफ के साथ, जेनिफर लोपेज के साथ, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, यहां पे पमीत जी के पापा मम्मी हैं, यहां पे पमीत जी के फादर हैं, यहां पे मदर हैं, अगर ये दोनों यहां आके रहते हैं, पमीत जी एंड जेनिफर लोपेज, तो ये फैमिली तो पहले भी थी क्योंकि बच्चे हैं इनके और ये इनकी बहू है, फैमिली तो है, दे आर फैमिली, एंड यहां पे हाउस होल्ड भी था क्योंकि वन रूफ है। बट जब ये पमीत एंड जेनिफर लोपेज हैव गॉन देयर, देन दे आर नॉट वन हाउस होल्ड बट दे आर स्टिल अ फैमिली। फैमिली तो है ना, फैमिली तो ऑब्वियसली है, बाय ब्लड रिलेशन हो गया, और जो जेनिफर लोपेज आई हैं वो ड्यू टू अलायंस क्रिएशन हो गया, ठीक है ना, अलायंस की वजह से, शादी के बाद वजह से आई हैं, तो फैमिली वो है, बट हाउस होल्ड नहीं है क्योंकि वन रूफ के अंदर नहीं रहने। तो द मेजर पैरामीटर इज वन रूफ। प्लीज अब याद रखिएगा, आगे की जो हम मैं डेफिनेशंस आपको डोमेस्टिक ग्रुप वगैरह पढ़ाऊंगा वहां पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आएंगे। हम लोगों को ना मिक्स नहीं करना, ये देखना है कि ये क्या कहना चाह रहा है अपने आप में, क्योंकि आपने देखा फैमिली अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ओवरलैप करेगा, ये अपने आप में कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उनको मार्क करते हैं कि हाँ दीज आर द थिंग्स दैट डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर थिंग। हम लोग इसको समझने से पहले हम लोग उसको कंपैरिजन करने लग जाते हैं फैमिली के साथ, वो कंपेयर बाद में करना, पहले समझो कि इसका मतलब क्या है। क्लियर एवरीबडी? ये था आप लोगों का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। किसी ने, जब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे इसके, या फॉर दैट मैटर हम थिंक एंथ्रोपोलॉजी के व्यूज पढ़ रहे थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट व्यू, तो उसमें एक वर्ड आया था सेडन। किसी ने मुझसे भी पूछा था, सेडन जो थे व्यूज के बारे में, मैं सारा नहीं लिखवा रहा हूं, जो थोड़ा किसी को डाउट था, आई एम कवरिंग दैट पार्ट। ही बेसिकली सेज दैट हाउस होल्ड जो है वो एक बजट यूनिट है, ठीक है, बजट यूनिट।
राइट? बजट यूनिट। अब समझो क्यों, प्लीज समझिए। जब आप इकोनॉमिक्स में बजट पढ़ते हो, आता है ना हर बार बजट, क्या होता है उसमें? उसमें यह होता है कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना रेवेन्यू आ रहा है। घूम फिर के मुझे सिंपल बताओ, पॉलिसीज वगैरह भी जो जो प्रोग्राम्स लाए जाते हैं ना, घूम फिर के वो एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू का ही झोलमोल है ना सब कुछ बजट में, राइट? तो क्या घर जो होता है, या घर तो हाउस होल्ड की तरह मान लेते हैं, उसके भी तो अपने एक्सपेंडिचर होंगे, और जितनी इनकम आ रही है जा रही है, ये एक हाउस होल्ड है, ठीक है। अब यहां पे पमीत जी लेटर से कोई पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये कुछ एक्स अमाउंट अर्न कर रहे हैं, ठीक है, एक्स रुपीज। जेनिफर लोपेस पिक्चरों में काम करती हैं, तो ये 1 to the power of 6 x रुपीज कमा रही हैं, ठीक है। वी एंड एस ये 100x, ये लेटर से 100x कमा रहे हैं। ये इनका रेवेन्यू है, या पैसे हैं जो इस हाउस होल्ड में एक तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। अब इस घर के खर्चे भी होंगे। खर्चे कैसे? रेंट जा रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जा रही होगी, और बाकी बिल्स जा रहे होंगे, पार्टी भी कर रहे होंगे। क्लियर? तो यानी कि रेवेन्यू, यानी कि पैसे जो आ रहे हैं इंडिविजुअली इनके, और एक एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, और बहुत सारे इंडिविजुअल लेवल एक्सपेंडिचर्स भी होंगे इनके। तो ये हाउस होल्ड को हम बता रहे हैं एक तरीके से कि ये एक बजट की तरह एक्ट कर रहा है। घर में पेरेंट्स बनाते हैं ना कि बजट बनाना है इस महीने का, कि कितना खर्च होगा, कितना आया, कितना सेव हुआ। दैट इज व्हाट इज बेसिकली बीइंग कंसिडर्ड हियर। हर एक हाउस या एंटिटी कुछ भी हो, उसमें कुछ ना कुछ बजट, इंस्टीट्यूशन में भी होता है, कोई इंस्टीट्यूट हो, बजट बनाते हैं ना कि कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो बजट यूनिट की तरह कंसिडर करा गया। क्लियर एवरीबडी? हम लोगों ने जब बाकी डायमेंशन भी इनके पढ़ लिए थे, ठीक है, उसके बाद एक ब्लूमर का वर्ड आया था। ब्लूमर ने ये ब्लूमर जो शब्द है, ये बोलते हैं कि देखो कि ये जो हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट है ना ये एडिक्वेट है, ना ये अप्रोप्रिएट है एक तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि एक बेसिकली एक इंग्लिश का एक कंस्ट्रक्ट है, एक वर्ड दे दिया गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि ही सेज ये अपने आप में एडिक्वेट वर्ड भी नहीं है। अब इसको मीनिंग समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखो, नॉट एडिक्वेट, नॉट ऑलवेज अप्रोप्रिएट, इसमें क्यों बोला गया है इसको? उन्होंने बोला कि समझ लीजिए, मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, ये एक रूफ है, ये सॉरी एक घर का नक्शा है ऊपर से, ये एंट्रेंस है, ये कॉमन एरिया, ठीक है, कॉमन एरिया। यहाँ पे पमीत जी रहते हैं, यहाँ पे वी, यहाँ पे एस, ठीक है, इनकी वाइफ छोड़ के जा चुकी हैं अभी। अब समझ लीजिए ये तीनों के तीनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर, दे डू नॉट इंटरैक्ट टू ईच अदर, दे डू नॉट लेट अस से खाना शेयर भी नहीं करते हैं। पीजी में यहाँ से जहाँ से रेंट में कहीं से भी खाना वगैरह टिफिन लगा रखा है, कुछ लगा रखा है, वो कर रहे हैं, तो बात भी कोई नहीं होती, साल हो गए एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी होगी। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गई, ये इस सिनेरियो में वन रूफ के अंदर तो रह रहे हैं, बट दूसरा पार्ट जो था एक और, वहां कहीं ना किसी फॉर्म का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक सेकेंडरी पार्ट भी आ जाता है।
सेकेंडरी चीज क्या थी? हैवी लैंड ने क्या बोला था? हैवी लैंड का देखो, हम लोगों ने जब सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था रूफ, क्लियर है? अब क्रिटिसाइज करें, सबसे क्रिटिसिज्म समझो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वन रूफ, ठीक है, मान लिया, ये वन रूफ है तो मान लेते हैं। अब प्रॉब्लम कहां हो रही है? ये लोग तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह जो है, इनके अपने सब मीटर्स लगे हुए हैं रूम के अंदर, ये अपना बिल अलग दे रहे हैं, ये अपना रेंट अलग दे रहे हैं, तीनों की तीनों रूम का, इंटरैक्ट भी नहीं कर रहे हैं। किचन भी कॉमन तो है नहीं क्योंकि उन्होंने टिफिन लगा रखा है। तो यानी कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स का जो वर्ड था वो लागू ही नहीं हो रहा है यहां पे। खुद बताओ, यहां पे फर्स्ट पैरामीटर ऑफ अ हाउस होल्ड इज रूफ माना, बट हैवी लैंड क्या बोलते हैं? सेकेंडरी चीज ये भी है, जो मैंने डायग्राम बनाया था, कहां गया? डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी साथ में होता है तो और अप्रोप्रिएट हाउस होल्ड का डायमेंशन बनता है, बट यहां पर तो हो नहीं रहा है। सो ये बोलते हैं कि ये शब्द जो है ना, एक तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं है और प्रॉपरली एडिक्वेट भी नहीं है। ये बेसिकली उन्होंने बोलते हैं एक तरीके से रेसिडेंशियल कोहैबिटेशन को ज्यादा डिनोट कर रहा है और कुछ नहीं है। ही सेज हाउसहोल्ड इज सिंपली डिनोटिंग अ form of residential cohabitation। ये क्रिटिसिज्म है उसका, समझे? कोई भी टर्म हर चीज को कंप्लीटली डिनोट तो नहीं करेगा, है ना? फ्लैट्समेट्स रह रहे हैं, अब खुद देखिए ना, तीनों के तीनों बात नहीं कर रहे हैं, ये तीनों की तीनों बात नहीं कर रहे हैं, मीटर अलग है, बिल अलग पे कर रहे हैं, रेंट अलग पे कर रहे हैं, खाना इनका टिफिन में अलग अलग जगहों से अलग आता है। सो क्या है? सिर्फ रह रहे हैं वन रूफ के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज तो कुछ भी नहीं हो रहा है साथ में। तो ये डेफिनेशन अगेन यहां पर भी हर जगह लागू नहीं होती है। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ जो बोला ना, हर सिनेरियो अपने आप में यूनिक होता है। सिविल सर्विस की जर्नी जब आप करोगे ना, कोई ऐसा बंदा होगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होगा, टॉप 1 रैंक लेकर आएगा, कोई होगा छठवें अटेम्प्ट में लास्ट रैंक आ रहा होगा उसका, जो जस्ट सिलेक्शन होता है, कोई किसी रैंक में आएगा, किसी का 5 बार प्रीलिम फेल होगा फिर क्वालिफाई होगा, कोई हर बार इंटरव्यू देकर जाएगा बट नहीं होगा। हर सिनेरियो एग्जिस्ट करता है दुनिया में। सिमिलरली ये जो केसेस भी बनते हैं, ये इन्फिनिट नंबर ऑफ केसेस हैं, तो हर डेफिनेशन हर एक सिचुएशन को फुलफिल नहीं करेगी। इसी वजह से क्रिटिसिज्म का डायमेंशन आता है, जहां क्रिटिसाइज करते हैं बंदे कि देखो ये सिचुएशन तो फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये अपने आप में इसका क्रिटिसिज्म है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको इसमें R&D नहीं करनी है, आपको क्या समझना है कि देखो, एक तरीके से हम मानते हैं कि क्या हो रहा है, एक रूफ के अंदर रह रहे हैं जहां किसी फॉर्म का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। अगर लूजली लेते हो आप हाउस होल्ड में डाल सकते हो, ठीक है, पर अगेन उसकी डेफिनेशन पूरी तरह से राइट नहीं है। हॉस्टल कम अंडर द हाउस होल्ड आप डाल सकते हो, क्योंकि हो सकता है हॉस्टल में आप रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हो सकता है रेंट शेयर कर रहे हो रूम के अंदर, वो भी हो सकता है, अगेन सिनेरियोज डिपेंड करेगा, लेकिन आप हॉस्टल लिख सकते हो। ये भी किसी ना लूजली फॉर्म में, आप इसको लूज फॉर्म में हाउस होल्ड लिख सकते हो, बट आप जानते हैं कि 100% सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपको इसमें R&D में नहीं जाना। सिंपल समझिए कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना है, हर कॉन्सेप्ट हर एक कंडीशन में नहीं लगेगा। हम लोगों को जब डोमेस्टिक ग्रुप पढ़ना पड़ता है ना, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये अपने आप को आप थोड़े से आप कंफ्यूज हो गए कि सर चल क्या रहा है। बिफोर आई एक्चुअली एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक ग्रुप, उसकी डेफिनेशन, उससे पहले ना हम लोगों को ये ज़रूरी है समझना कि अगर मैं फैमिली को समझ रहा हूँ और डोमेस्टिक ग्रुप को समझ रहा हूँ, तो बेसिकली वो किस तरीके से हल्का सा अलग है, उसके बाद हम जाएंगे आगे। डाइजेस्ट करने की कोशिश करा करो जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से। जब मैं फैमिली की बात करता हूं, जब मैं किसी फैमिली की बात करता हूं, उस फैमिली को मैं जब स्टडी, उस फैमिली क्या है, वो एक ग्रुप है,
और उस ग्रुप को मैं डिनोट कर रहा हूं फैमिली के डायमेंशन से। मैं जब फैमिली को स्टडी कर रहा हूं, फैमिली ग्रुप है एक तरीके से, कह सकते हैं ना, ग्रुप है लोगों का मिला जुला, सम सॉर्ट ऑफ पीपल है। फैमिली जब मैं पढ़ रहा होता हूं तो आई एम स्टडिंग दैट ग्रुप, दिस ग्रुप इज बीइंग स्टडीड group is being studied from a structural point of view and an equal emphasis is given on the functional point of view. जब मैं फैमिली को स्टडी करता हूं तो वो एक तरीके से क्या, वो ग्रुप है। और अगर फैमिली के डायमेंशन से किसी ग्रुप को स्टडी कर रहा हूं तो मैं स्टडी करूंगा ना उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शनल कैसा है, फंक्शन कैसा है। मैं फैमिली में दोनों को इक्वल वेटेज देता हूं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन कैसा है। मैं लगभग दोनों को इक्वल वेटेज दे रहा हूं व्हेन आई एम स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। मैं इक्वल वेटेज दे रहा हूं दोनों को, ठीक है। जब मैं डोमेस्टिक ग्रुप के डायमेंशन से स्टडी करता हूं किसी ग्रुप को, मेरा फोकस होता है फंक्शनल डायमेंशन, कि वो पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसका फंक्शन क्या है, क्या काम कर रहा है वो, नॉट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू पर से। होगा कुछ ना कुछ एलिमेंट स्ट्रक्चर का आएगा, बट मेरा फोकस मेजरली ये होता है कि उस ग्रुप में क्या चीजें हो रही हैं और क्या फंक्शन है। सो व्हेन आई एम स्टडिंग अ डोमेस्टिक ग्रुप, व्हेन आई एम स्टडिंग अ डोमेस्टिक ग्रुप, वो जो ग्रुप है उसमें जो फोकस है वो है उस ग्रुप का फंक्शन। वो फोकस है उस ग्रुप का फंक्शन। एक चीज अभी बता देता हूं, आपने खुद देखा कि यहां पे फंक्शन फंक्शन दोनों में आकर तो ऑटोमेटिकली ओवरलैप करेंगी चीजें। हम लोगों ने हाउस होल्ड पढ़ा था, वहां भी कुछ ना कुछ फंक्शन ओवरलैप करेंगी चीजें। प्लीज एक चीज याद रखो कि जब आप चीजें पढ़ते हो ना, उसको ये अज्यूम मत करो कि बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंसेस, उसमें कॉमनैलिटीज भी हैं, उसमें डिफरेंसेस भी हैं, हो सकते हैं। और कॉन्सेप्ट को समझो पहले, हमेशा जब भी आप समझते हो ना, बिफोर इंटरलिंकिंग स्टफ विद अदर थिंग्स, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट देमसेल्व्स। हम पता क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी डोमेस्टिक ग्रुप पढ़ाया, हम लोग पहले उसके हो ना फैमिली के साथ कंपैरिजन मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने क्यों ये ड्रॉ करा है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप जब डोमेस्टिक ग्रुप पढ़ो आपकी क्लैरिटी रहे, कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि जब मैं डोमेस्टिक ग्रुप को पढ़ूंगा, मेरा फोकस होगा कि उस पर्टिकुलर ग्रुप का फंक्शन क्या होता है। तो यानी कि कई केसेस में डोमेस्टिक ग्रुप क्या एक फैमिली भी रिप्रेजेंट कर सकता है, बिल्कुल फंक्शन का डायमेंशन आ रखा है। इसी वजह से डोमेस्टिक ग्रुप कैन बी अ फैमिली ऑल्सो और अ हाउस होल्ड ऑल्सो, डिपेंडिंग अगर वो साथ में फंक्शनली, फंक्शन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फोकस इज ऑन फंक्शन, ठीक है। सो द थिंग इज, इट कैन, डोमेस्टिक ग्रुप फैमिली भी हो सकती है क्योंकि यहाँ फंक्शन का काम हो रहा है, हाउस होल्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। अब समझ लीजिए कि पमीत जी यहाँ पे, पमीत जी जेनिफर लोपेज है यहाँ पे, और अब इनको पता है कि इनका कोई काम के लिए आए नहीं, तो शशि को बोलते हैं कि शशि थोड़े से बर्तन वर्तन जो हुए तुम साफ कर दो हमारे। तो शशि बोलता है ठीक है भाई, थोड़ी सी सेवा मैं भी कर लेता हूँ। तो क्या हो रहा है, वो कॉपरेट कर रहे हैं, फंक्शन है उनका, एक साथ में कॉपरेशन हो रही है उनकी एक तरीके से वर्क करने के लिए। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, वो डोमेस्टिक ग्रुप की तरह भी एक्ट कर रहे हैं क्योंकि फंक्शनल डायमेंशन से यूटिलिटी हो रखी है शशि जी। क्लियर? क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं इनके डायमेंशंस को, कुछ डेफिनेशंस को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। डोमेस्टिक ग्रुप, अब हल्का सा
इसके ऊपर लिख लेते हैं। चलिए, मेयर फोर्टिस। मेयर फोर्टिस लिख दीजिए। Domestic group is a householding or a housekeeping unit organized to provide material and cultural resources needed to maintain and bring up its members. मेयर फोर्टिस कहते हैं कि डोमेस्टिक ग्रुप एक हाउस होल्डिंग या हाउस कीपिंग यूनिट है, ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड material and cultural resources needed to maintain and bring up its members. Do you feel something कि whenever you are talking about the domestic group over here, हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं? Material and cultural resources needed to maintain. हमारा फोकस जो है वो काफ़ी हद तक फंक्शन में है कि वो जो लोग उसके अंदर रह रहे हैं वो क्या चीज़ प्रोवाइड करें, यानी कि फंक्शन क्या है उनका। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया कि क्या चीज़ है? मैं फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, राइट? सो माय एम्फेसिस इज इट इज़ एन अप्रोच टू स्टडी, ठीक है ना। हम लोग जब डोमेस्टिक ग्रुप बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड कर रहे हैं, फैमिली कर रहे हैं, तो हम लोगों की अप्रोच यहाँ पे फंक्शन पे फोकस करना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले भी समझिए। जब मैं कल्चर को पढ़ता हूँ, मैं समझ लीजिए कल्चर को एवोल्यूशनरी स्कूल से पढ़ रहा हूँ, तो मैं वहाँ पढ़ूंगा कि कल्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। मैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैलिनोस्की को पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा कि कल्चर का फंक्शन क्या है। मैं स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूंगा अगर कल्चर को, तो लेवी स्ट्रॉस के डायमेंशन से पढ़ूंगा कि कैसे स्ट्रक्चर है उसका। मैं कल्चरल पर्सनालिटी के डायमेंशन से पढ़ूंगा तो रैल्फ लिंटन, कोराडी बॉयस, इन सब से बोलूंगा कि पर्सनालिटी और कल्चर का क्या रिलेशन होता है, या पर्सनालिटी कल्चर को कैसे इम्पैक्ट करती है, या जो एक कल्चर और पर्सनालिटी को कैसे इम्पैक्ट करती है। ठीक है, सो ये चीज़ें हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो दीज आर अप्रोचेस टू स्टडी। सो ये भी एक तरीके का एक ग्रुप जो है लोगों का, certain set of people that are existing who might be cooperating in one way or the other. अब we can new words have been created in order to denote them. We have to study these particular words का meaning क्या है। क्लियर? ये चीज समझिए, ठीक है। चलिए, ये चीज सबको समझ आई। पहली चीज क्या है? हाउस होल्डिंग है, हाउस कीपिंग यूनिट, यानी कि हाउस होल्ड, यानी कि खुद मान रहे हो ना कि एक तरीके से ये हाउस होल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और वहां पे हाउस होल्ड हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है एक तरीके से, प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि हम फैमिली को अगर सिर्फ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो डोमेस्टिक ग्रुप हो जाएगा। समझिए अगेन, इफ आई एम सीइंग और स्टडिंग अ फैमिली फ्रॉम merely a functional point of view, according to this definition it can be a domestic group also.
Do you agree to this point of view? According to the concept of domestic group, if I am studying what is going on, लिख लीजिए, 3 features are there. पहला आता है pooling of resources. Pooling of resources. First, write pooling of resources. Pooling of resources, second is division of labor, and third is using part of labor. चलिए देखिए, अभी पहले इसको समझते हैं, फिर दोबारा वापस यहां पर जाएंगे. I'm explaining this again. We'll go back again to the back of this definition and then we'll again understand it. ठीक है. जब भी हम डोमेस्टिक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बोला था कि उसमें हम फंक्शनल डायमेंशन देख रहे होते हैं. ठीक है. फंक्शनल डायमेंशन में हमारा फोकस रह रहा है कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म के रिसोर्सेज पूल हो रहे होंगे. ठीक है. दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर होगा. डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे हम फंक्शनल पॉइंट से देख रहे हैं, क्या फंक्शन है, यानी कि अलग अलग लोग जो होंगे, अगर उनका अलग अलग काम असाइन होगा तो अलग अलग किसी तरह फंक्शन कर रहे होंगे. साथ ही साथ एक चीज बोला है कि जो वो लोग काम कर रहे हैं उनमें से सर्टन पार्ट दे शुड इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज. प्रोडक्शन अगेन वेरियस फॉर्म्स का हो सकता है. यहाँ पे प्रोडक्शन हम ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, लेट अस से वेल्थ क्रिएशन भी ले सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन भी ले सकते हैं. ये थोड़ा ब्रॉड टर्म में लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू है. क्लियर. तो क्या है पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज. याद रखिएगा, हर सिनेरियो में हर कैरेक्टरिस्टिक नहीं लगता है. ये एक अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. एक है पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज. पूल का मतलब क्या होता है, लोग बैठ के एक साथ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है ना. पूल क्या होता है, रेंट दे रहे हो, 30,000 रुपये रेंट है एक फ्लैट का, 3 लोग रह रहे हो, 10-10 हज़ार रुपये डाल रहे हो. क्या हो गया, वो भी हो सकता है. हो सकता है हस्बैंड वाइफ रह रहे हो, दोनों अच्छा अर्न कर रहे हो, लाख रुपए का आपने फ्लैट ले रखा है रेंट में, 50,000 वाइफ डाल रहे, 50,000 हस्बैंड डाल रहा है. पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये भी हो सकता है. तो व्हाट इज हैपनिंग इज पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर. आप अपने अपना जो एक लेबर डिवाइडेड है कि ताकि आप अपना फंक्शन कर सको. वो फंक्शन कैसा होगा, जो भी आप जिन भी फंक्शन में इन्वॉल्व हैं उसी में साथ साथ एक चीज़ हो सकती है कि उस पार्ट ऑफ दैट जो आपका लेबर है वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए. यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ लार्ज स्केल में लिया जा रहा है समझने के लिए, नॉट ओनली फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन वगैरह, बट ऑल्सो अगर हम फैमिली को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे तो रिप्रोडक्शन का डायमेंशन भी आ जाएगा, सेक्शुअल डायमेंशन भी आ जाएगा, वो चीज़ें भी आ जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन वॉट वी आर टेकिंग. क्लियर एवरीबडी.
अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। मेयर फोर्टिस बोलते हैं डोमेस्टिक ग्रुप इज अ हाउस होल्डिंग और अ हाउस कीपिंग यूनिट, यानी कि ये एक तरीके से एक हाउस होल्ड भी है, एक यूनिट है, हाउस होल्ड का यूनिट है। ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड मटीरियल एंड कल्चरल रिसोर्सेज नीडेड। मटीरियल एंड कल्चर, अब समझो मटीरियल डायमेंशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी पोजेशन आपके डे टू डे एक्टिविटीज के, कोई गाड़ी से लेके, पेन से लेके, टेलीविजन से लेके, कुछ भी हो सकता है, कुछ चीज जो आप प्रोसेस कर सकते हो, या आपकी अगर उसको और ब्रॉड टर्म में दूं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो चीज, यानी कि प्रोवाइड द मटेरियल एंड कल्चरल। अब देखो हर जगह कल्चर फिट नहीं होगा, बट जब फैमिली के डायमेंशन में बात करें तो ऑब्वियसली कल्चर की भी इंपॉर्टेंस आ जाती है। क्लियर? जब हम हाउस होल्ड के भी बारे में बात कर रहे थे तो पमीत और जेनिफर लोपेज थे, वो हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनका तो कल्चरल डायमेंशन वहां भी रहेगा ना, तो हाउस होल्ड भी है वो, तो हम लोग को थोड़ा सा देखो ओवरलैपिंग होगी इसमें, ये इंडिविजुअल डेफिनेशन है इनकी, आप फिलहाल ओवरलैप की जगह इंडिविजुअली समझिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। मटीरियल नीड्स का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ पोजेशन या रिक्वायरमेंट्स आपकी जो होती हैं वो हो गया आपका एक तरीके से व्हाट वी कैन से कि मटीरियल नीड्स। कल्चरल डायमेंशन क्या होता है, कल्चर आपका हो गया कि अगेन कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर के डायमेंशन हो सकता है, आगे आपको बच्चों को संस्कार देने हैं, सर्वाइवल ऑफ द ग्रुप, वो वाला डायमेंशन भी आ सकता है अगर हम फैमिली को कंसिडर करें फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। रिसोर्सेज नीडेड टू मेंटेन एंड ब्रिंग अप इट्स मेंबर्स, यानी कि समझ लीजिए अगर हम फैमिली को 2 मिनट के लिए फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो वो हो जाएगा डोमेस्टिक ग्रुप। तो अब मैं फैमिली को एज ए डोमेस्टिक ग्रुप कंसिडर कर रहा हूं तो क्या होगा, मटेरियल नीड्स यानी कि आपके ज़रूरतें, स्कूलिंग, खिलौने, खाना पीना सब कुछ, कल्चर, सर्वाइवल ऑफ द ग्रुप वगैरह हो गया, कंटिन्यूटी हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ा सा जब आप इन स्टेटमेंट को पढ़ते हो ना, अपना दिमाग थोड़ा घिसने की कोशिश करिए कि क्या कहा जा रहा है, राइट? हर चीज़ इमीडिएटली तो एक्सप्लेन समझ नहीं आएगा, आपको बाद में पढ़ना भी पड़ेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग, आप फर्स्ट लाइन से इंटरलिंक करना मत शुरू करो, समझो कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसका मीनिंग समझो। जब मीनिंग समझ आ जाएगा, उसको 1-2 बार पढ़ोगे, देन यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन थिंग्स। ठीक है? क्लियर? कुछ और जब थिंकर्स हम बात कर रहे होते हैं, थिंकर्स ने एक जनरल एक्टिविटी है जो डाली गई है यहाँ पे, क्या है, इसको लिख लीजिए। देर आर बेसिकली 2 कंसेप्शन ऑफ डोमेस्टिक और फंक्शनल एक्टिविटीज। देखिए 2 कंसेप्शन है फंक्शनल एक्टिविटीज का, मतलब क्या है कि हम लोगों को देखना है कि अगेन ये फंक्शन पे एम्फेसाइज कर रहा है। अभी मैं, याद रखिएगा, ब्रॉड सेंस में ले रहा हूं। कई लोग ना जनरली डोमेस्टिक ग्रुप ना, हाउस होल्ड तो है माना, बट जब हम जनरली फैमिली का फंक्शनल डायमेंशन देखते हैं तो हम लोग जनरली डोमेस्टिक ग्रुप को लेते हैं। ठीक है? अब मैं ना उसी डायमेंशन से, कई थिंकर्स, इवन मेयर फोर्टिस भी जब डोमेस्टिक ग्रुप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। whenever Mayor Fortis is explaining, he is explaining family from a functional point of view, तब वो ये चीज बोलते हैं। ठीक है? मेयर फोर्टिस जो हैं, मेयर फोर्टिस क्या कर रहे हैं, वो फैमिली को एक तरीके से एज अ डोमेस्टिक ग्रुप का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तब वो 2 चीजें बोल रहे हैं, 2 कंसेप्शन। अब समझिए इसको। पहला चीज है, फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू, पर्टेन्स टू फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब प्रोडक्शन का मतलब थोड़ा सा समझ लेंगे 2 मिनट बाद, दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं पहले। पर्टेन्स टू फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए,
ये दो चीजें लिखिए, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। एवरीबॉडी लिसन, यहां पे मेयर फोर्टिस क्या कर रहे हैं, टू कंसेप्शन या फंक्शनल एक्टिविटीज को डिनोट कर रहे हैं, और उसके बाद व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन डोमेस्टिक ग्रुप को। अगर वो फैमिली की तरह मैं 2 मिनट मान लेता हूं, तो मैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को क्या मानूंगा अगर मैं डोमेस्टिक ग्रुप की तरह करता हूं कंसिडर। ठीक है, समझिए। pertains to food production and consumption, pertains to food production and consumption। यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके खेती कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर लूज सेंस में ले रखे हैं कि फूड किस तरीके से आ रहा है उनके घर में और वो कैसे कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, कोई भी आप जब घर में रहते हैं फैमिली में, तो देखो प्रोडक्शन का यहाँ पे जो मतलब है फूड में क्या है, खाने का डायमेंशन से, कि आप जब कुछ ना कुछ खरीद वगैरह के लेकर आते हो, कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा, आप लेकर आ रहे हैं और उसके बाद कंज्यूम कर रहे हैं। एन अ मॉडर्न सोसाइटी, अगर आप रूरल सोसाइटी में रहते होंगे तो आपका खेत होगा, आप ना कुछ प्रोड्यूस खेती से कर रहे होंगे और वापस घर में आ रहा होगा, कुछ पार्ट कंज्यूम कर रहे होंगे और कुछ ऑब्वियसली आप जाके आगे बेचेंगे अपने प्रॉफिट के लिए। दोनों डायमेंशन है, तो यानी कि हम बेसिकली खाना पीना या एक तरीके से ईटिंग टुगेदर वाली बात हो गई, या खा रहे हो एक तरीके से, ब्रॉडली बोल रहे हैं कि फूड आ रहा है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। होता है ना, साथ में फैमिली रह रही है या डोमेस्टिक ग्रुप में रह रहे हैं, लोग खा रहे हैं, खाना कंज्यूम कर रहे हैं, वो वाला डायमेंशन पहला है। सेकेंड इज पर्टेन्स टू सोशल रिप्रोडक्शन। फैमिली में क्या इंपॉर्टेंट चीज हो गई, सोशल रिप्रोडक्शन का जब वर्ड आता है ना, इसके दो मीनिंग आते हैं और वो कंटिन्यूटी में है। हम जनरली वर्ड पढ़ते हैं सिर्फ रिप्रोडक्शन, सोशल रिप्रोडक्शन क्या है याद रखिएगा। सोशल रिप्रोडक्शन जब वर्ड आता है, इसका डबल मीनिंग क्या है समझो। एक तो हो गया गिविंग बर्थ टू चाइल्ड, ठीक है, गिविंग बर्थ, ये एक पार्ट है, सिर्फ वन पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक तरीके से चाइल्ड रेयरिंग, यानी कि बच्चे को नर्चर करके आप जब वो बड़ा होता है, चाइल्ड रेयरिंग या नर्चरिंग। इसको हम नर्चर भी कहते हैं। तभी क्यों बोला था डेफिनेशन में मेयर फोर्टिस ने, ब्रिंग अप इट्स members, bring up its members. His definition basically has an ingredient of family with respect to the functional dimension. That is why he has used the word bring up its members. अब खुद देखो, मैं आपको तभी बार बार आगे पीछे क्यों कर रहा हूं, मैं हर एक डेफिनेशन में हर डायमेंशन नहीं बता सकता था, धीरे धीरे करके समझोगे। तो तभी उन्होंने डेफिनेशन में बोला था कि हाउस होल्डिंग या हाउस कीपिंग यूनिट है, ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड मटीरियल एंड कल्चरल नीड्स, ठीक है, दैट मेंटेन एंड ब्रिंग अप इट्स मेंबर्स, क्योंकि इनका इंक्लिनेशन था फैमिली को फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताने का। ठीक है, तभी यहां पे इन्होंने क्या करा, वर्ड यूज करा कि पर्टेन्स टू फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, किस तरीके से खाना आ रहा है या खाना प्रोवाइड कर रहे हैं या न्यूट्रिशन जा रहा है। सेकेंड इज सोशल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक बात रिप्रोडक्शन। सोशल रिप्रोडक्शन का और एम्फेसिस होता है चाइल्ड रेयरिंग या नर्चरिंग, या व्हाट शिक्षा यू आर गिविंग टू योर चिल्ड्रन सो दैट दे ग्रो एज प्रॉपर इंडिविजुअल्स। भी फंक्शन, तो यानी कि नाउ टेल मी वन थिंग, वेन एवर वी आर स्टडिंग द डोमेस्टिक ग्रुप टॉपिक, इज देयर प्रॉपर एम्फेसिस रिपीटेडली ऑन द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनीथिंग दैट वी आर स्टडिंग हियर। ठीक है, मेयर फोर्टिस वैसे डायरेक्टली उनकी एक स्टेटमेंट दी हुई है, और भी कुछ थिंकर्स ने कहा है, बट मेजरली मेयर फोर्टिस वो भी कहते हैं कि देयर इज पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस ऑल्सो। बट वो इसके अंदर नहीं लिख रहे हैं उसको, वो उसको लूजली, जब सेंटेंस होता है ना, व्हेन देयर पैराग्राफ्स रिटन दे जस्ट राइट इट इन द फ्लो, ओवर देयर ही हैड रिटन, सो वी कैन बेसिकली मेंशन, इसके अंदर नहीं, यहां पे लिख दे, एक पैराग्राफ में लिख दीजिएगा, सी इसको थोड़ा सा जब हम समझेंगे ना, तो प्लीज अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंटरप्रिटेशन लिए जा सकते हैं।
psychological dimension, biological dimension, and psychological dimension, biological dimension also, and the environmental dimension. इसको BEP से याद रखिएगा, बायोलॉजिकल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, इस तरीके से ना याद रहता है BEP. Psychological dimension, biological dimension, environmental dimension, psychological dimension. What does it mean? ठीक है, क्लियर. अब देखिए, हम लोग बेसिकली क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बायोलॉजिकल डायमेंशन क्या हो रखा था. लेट अस से कि फोकस हो रहा है कि बच्चे पैदा होना, रेयरिंग होना. एनवायरमेंट मीन्स द सोशल कंडीशंस अराउंड यू. ठीक है. साइकोलॉजी मीन्स रेफर्स टू द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर थिंकिंग, चीज़ें जो चल रही हैं. ठीक है, ये समझ सकते हैं क्लियरली. सो ये मोटा मोटा चीज़ें हैं. तो पहले इसको समझ लीजिए, फिर आगे डिबेट करेंगे इस चीज़ के बारे में. अब डोमेस्टिक ग्रुप में वो करता क्या है, वो एक साइकिल देता है. ठीक है, समझिए. अब पहला सुनिए. अब पहला फर्स्ट फेज इज फेज ऑफ एक्सपेंशन. पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट फेज राइट इज फेज ऑफ एक्सपेंशन. Second is phase of dispersal. Third, phase of replacement. देखो ये ना, क्योंकि मैंने अगेन बोला ना, इन्होंने क्या करा है, मेयर फोर्टिस का एम्फोसिस रहा है एक डोमेस्टिक ग्रुप को समझना फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. अब याद रखो, उन्होंने बोल दिया ये फेज है, इस फेज में क्या फंक्शन होगा उस ग्रुप का. अभी मैं फैमिली ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेयर फोर्टिस का इंटरप्रिटेशन फैमिली ही है. तो क्या है इस फेज में क्या बोलते हैं वो, एक कपल की शादी हो रही है और उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं और ग्रो हो रहे हैं. बहुत सिंपल वर्ड में समझना है, आपके नोट्स में डिटेल में लिखा जाएगा, मैं सिर्फ कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं. ठीक है. इसमें शादी यानी कि मैरिज हो रही है दो लोगों की. ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, इनकी शादी हुई है इस लड़की के साथ. लेट अस अज्यूम लड़कों वालों का घर था, इस लड़की की शादी हुई है लड़की के साथ. ठीक है. इस फेज के अंदर दूसरा चीज हुई है चाइल्ड बर्थ या रिप्रोडक्शन वगैरह हुआ है. और ये फेज तब तक चल रहा है, थोड़ा और एज हो गया टू द क्लोज, लेटस से कि विमेन की मेनोपॉज भी आ गया. जो ये लड़की थी जिसकी शादी हुई थी उसका मेनोपॉज तक आ गया है. ठीक है. ये फेज में हम जनरली देखते हैं कि जो बच्चे पैदा हुए हैं उन बच्चों की शादी है, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन. और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, एज कर रहे हैं. पेरेंट्स यानी कि ये लोग जिनकी शादी हुई थी, ये इनकी एजिंग हो रही है. अब रिप्लेसमेंट में जो बच्चों की शादी हुई थी वो ऑटोमेटिकली जगह
यहां पे आ गया है कि अब क्या है, पेरेंट्स फर्दर एजिंग, एंड दिस स्टेज कंटिन्यूज टिल द डेथ ऑफ द पेरेंट्स। या जिन, ये उनकी बात हो रही है जिनकी ये कपल था। लेट अस टेक द नेम ऑफ दिस कपल एज कपल ए, कपल ए, ठीक है। तो ये पेरेंट्स मतलब ए की बात हो रही है, और पेरेंट्स फर्दर एजिंग ए की ही बात हो रही है, और डेथ ऑफ ए यानी कि डेथ ऑफ कपल ए। मैरिज फेज ऑफ एक्सपेंशन स्टार्ट हो रहा है मैरिज से दो लोगों की, ठीक है, मैरिज की। नेक्स्ट है चाइल्ड बर्थ, यानी कि ये दो जो लोगों की शादी हुई है इस फेज में इनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। फिर आ रहा है विमेन का मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या होता है, देखो कभी आप लोग सुनेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जब प्यूबर्टी में जाते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में प्रॉपरली, ठीक है। अब आपने देखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं मेनार्क, मेन आर्क, ठीक है। तो जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो खत्म होती है, यानी कि फर्टिलिटी का जो पूरा फेज होता है विमेन का, वो जब खत्म होता है एंड में आता है, तो उसको कहते हैं मेनोपॉज। तो जनरली वो वेरी करता है 40s में 50s के टर्म पे। उसके बाद वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं जब मेनोपॉज प्रॉपरली हो जाता है। वो पीरियड्स जो बोलते हैं ना, विमेन के पीरियड आते हैं, पीरियड्स आ रहे होते हैं, तो वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड होता है। जब वो एंड हो जाता है तो डेफिनेटली क्या होता है, वो मेंस्ट्रुअल मेनोपॉज हो जाता है। होता क्यों है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है, आपको हर महीने में जो होता है विमेन की बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है कि इन केस कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू स्पर्म्स आए तो क्या पता जो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है उसको प्रिपेयर करते हैं ताकि इम्प्लांटेशन हो सके वहां पे जाइगोट का, ठीक है ना। यानी कि उससे क्या हो जाता है कि अब समझ लीजिए वो इम्प्लांटेशन तो हुई नहीं है, तो वो जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो शेड हो जाती है, ठीक है। जब वो शेड हो जाती है तो उसमें ब्लड आता है, पेन आता है, बहुत तकलीफ होती है, डिपेंडिंग अपॉन जेनेटिक्स के ऊपर कि किसका कितना पेन वगैरह होता है। उसी के साथ साथ क्योंकि इस टाइम पे आपके हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो तो उसकी वजह से क्या होता है, मूड स्विंग्स का डायमेंशन बहुत बार आ जाता है क्योंकि हार्मोन्स ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट हो गया मेनोपॉज। थर्ड इज फेज ऑफ डिस्पर्सल इज मैरिज ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बेसिकली आपके अब उनकी शादी हो रही है। नेक्स्ट इज पेरेंट्स एजिंग, यानी कि ये जो कपल ए था इनकी एजिंग शुरू हो गई है, यानी कि हर एक फेज का क्या फंक्शन हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट इज पेरेंट्स फर्दर एजिंग एंड द डेथ ऑफ द कपल, यानी कि जो कपल ए था उसकी डेथ हो रही है। हम लोगों को यहां पे आप देखिए एक तरीके से आपको लाइफ साइकिल की तरह बताया गया है। ये कहने को तो इस फेज के अंदर जो जो चीजें और हो रही हैं सब इंक्लूडेड है, बट ये मेजर चीजें हैं मेयर फोर्टिस ने बता दी हैं। तो यानी कि हम यहां पर जो पूरी की पूरी साइकिल भी पढ़ रहे हैं वो भी फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, किस फेज में क्या फंक्शन हो रहा है, किस फेज में क्या फंक्शन हो रहा है। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या करा है, अब कंफ्यूजन आएगा सर फैमिली हाउस होल्ड वगैरह जो है क्या है, सब कुछ तो कंफ्यूजिंग आ रहा है, ठीक है ना। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज थ्रू एनवायरमेंट एंड बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल क्या है। अब एक बात सुनो ना, पूलिंग ऑफ रिसोर्स क्या हो रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिल रहे हैं, पूल कर रहे हैं, तो बच्चा पैदा हो रहा है तभी ना, तो पूल हो रहा है रिसोर्स वो भी तो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज ही है, राइट। पूलिंग ऑफ रिसोर्स हो गया वो, क्यों बताइए। चलिए अब हल्का सा इसका क्रिटिसिज्म हल्का सा समझ लें, ऐसा कुछ नहीं है बट चलिए ब्रॉडली अभी मैं जब तीनों का थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे साथ में तो उसको डायमेंशन स्टडी अगेन लाइफ साइकिल समझ लीजिए। फोकस इज नॉट लाइफ साइकिल, फोकस इज ऑन द फंक्शन, ही इज यूजिंग द लाइफ साइकिल टू एक्सप्लेन द फंक्शन। याद रखा करो, आप एक चीज को बहुत डायमेंशन से स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। फोकस देखिए किस चीज पे। क्रिटिसिज्म एक चीज देखो, लोगों ने बोला
क्या जरूरत है नए नए टर्म लाने की? उन्होंने बोला वी आर बेसिकली फोकसिंग। मेयर फोर्टिस क्या कर रहे हैं? मेयर फोर्टिस इज मेजरली एक्सप्लेनिंग द डायमेंशन, majorly what is he doing? Majorly explaining family from functional point. ये क्रिटिसिज्म मेयर फोर्टिस का हो रहा है, मेयर फोर्टिस नहीं कह रहा है, प्लीज समझ लेना। क्रिटिसिज्म इज मेयर फोर्टिस वॉज क्रिटिसाइज्ड, ठीक है? मेयर फोर्टिस वॉज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज क्या करा है? मेयर फोर्टिस मेजरली एक्सप्लेन द फैमिली फ्रॉम फंक्शनल व्यू, ठीक है, विच ऑलरेडी हैज बीन अंडरस्टूड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, तो उसको अलग करने की जरूरत ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या कर रहे हैं वो? बार बार फंक्शन के बारे में बात ही करी जा रहे हैं। तो ये चीज है आपकी समझने के लिए। क्लियर? एक आधा क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है, देखो एक बात बताओ, ये है आपका हाउस होल्ड, ठीक है? ये आपका हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? हाउस होल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? कॉमन रूफ, ठीक है? और प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी था सेकेंडरी। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं रूफ प्लस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फैमिली, ठीक है? फैमिली। अब फैमिली में क्या आ रहा है? आप देखो, देखो ये कहीं डायग्राम्स दिए नहीं है, मैं यहाँ पे जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम क्रिएट कर रहे हैं कुछ चीज़ें। इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। जो आप देखते हैं ना, ओरिजिनलिटी कैसे आ रही है, कहाँ से डायग्राम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है ना, कहाँ से मैप्स वगैरह आ रहे होते हैं, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर जो व्यक्ति अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा ना, वो अपने आप ये चीज़ें कर सकता है, ठीक है? उसमें दिमाग एंड टाइम लगता है। लेट अस टेक दिस इज फैमिली। अगर फैमिली को मैं ब्रॉड डायमेंशन से समझूं तो क्या है? वो एक रिलेशनशिप के बारे में बात हो रखी है, जो अगेन किनशिप का तो पार्ट है, वो बढ़ेंगे। बट फैमिली कैसे बनती है? या तो आप बाय बर्थ आप हो रखा है, किसी का नाता है, या शादी होके जो चीज़ें आई हैं। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ ना एक तरीके से, ग्रुप ऑफ पीपल हैं फिलहाल, वो लेट अस से कि बर्थ रिलेशंस उनके हैं, या मैरिज अलायंस से जो साथ में आए हैं, ठीक है? और हम इनको ऑब्वियसली जब पढ़ते हैं तो हाउ डू वी स्टडी इट? वी स्टडी इट फ्रॉम स्ट्रक्चर से भी पढ़ लेते हैं कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, और मेजरली फंक्शन से भी पढ़ लेते हैं। क्या इस बात को अग्री करोगे? क्या इस बात को अग्री करोगे? अब देखो, यहां पे हाउस होल्ड में ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं
ये जो एरिया है वो किन लोगों का है? वो लोग हैं जो दिस कैटेगरी बिलोंग्स टू दोज पीपल जहां पे वो साथ रह रहे हैं, ठीक है, साथ रह रहे हैं एक रूफ के अंदर, बट जरूरी नहीं है उनका कोई बर्थ रिलेशन हो या मैरिज अलायंस हो। जैसे क्या चीज थी? अगर पमीत को जेनिफर लोपेज छोड़ के चली गई है, चंकी को लिखते हैं, चलो ठीक है, यहां पे ये घर है। अब चंकी की शादी किससे कराएं ये बताओ जरा, चंकी की शादी बताओ किससे कराएं? चंकी की शादी भी करानी पड़ेगी किसी से। शशि हो गया, इसको विनय ले लेते हैं, यहां पे चंकी हो गया। चंकी की शादी कराते हैं राखी सावंत से। चंकी जी की शादी हो रखी है राखी सावंत से, ठीक है। चलिए, अब यहां पे क्या होगा? यहां पे अगर मैं फिलहाल देखूं, अगर अभी राखी सावंत के साथ शादी नहीं हो रही, होने वाली, लेट अस अज्यूम, तो अगर अभी हुई नहीं है शादी, चंकी और ये आपकी शशि हो गया या विनय हो गया, ठीक है ना। चंकी, शशि और जो विनय हैं वो रह रहे हैं यहां पे वन हाउस होल्ड के अंदर, पर उनका बर्थ रिलेशन नहीं है और मैरिज अलायंस नहीं है, ठीक है ना। बर्थ रिलेशन नहीं है और मैरिज अलायंस नहीं है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। अब चंकी की शादी हो गई है राखी सावंत जी के साथ, तो चंकी जी आ जाएंगे इस वाली कैटेगरी में। ये कैटेगरी वो है जहां पे वो वन रूफ में भी रह रहे हैं, प्लस वो बर्थ रिलेशन या मैरिज अलायंस भी है। यानी कि या तो बर्थ रिलेशन, या तो यानी कि मैंने बोला पॉसिबल, या तो उनका भाई कोई आता होता तो होता, लेकिन यहां पे मैरिज अलायंस है, तो क्या हो सकता है? केस हो सकता है या तो बर्थ रिलेशन हो या मैरिज अलायंस हो, या बर्थ रिलेशन हो या मैरिज अलायंस हो, तो ये वाली कैटेगरी हो गई। तो अब क्या हुआ? ये हाउस होल्ड जो है इसमें शिवम और विनय अगर हैं वो एज ए एंटिटी यहां पर है, बट राखी सावंत एंड जो चंकी है वो इस वाले पार्ट में है। वो राखी सावंत एंड चंकी आर अ फैमिली ऑल्सो एंड अ हाउस होल्ड ऑल्सो। समझ में आया? क्लियर है? जल्दी बताओ। वो फैमिली भी हो गई, दोनों हस्बैंड वाइफ है, और हाउस होल्ड भी हो गए क्योंकि साथ में रह रहे हैं वो। क्लियर एवरीबॉडी? जल्दी बताइए। अब ये सिनेरियो क्या है, अब समझो। अब इस सिनेरियो को समझते हैं हल्का सा। अब देखो, इसको स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। चंकी के पेरेंट्स ने बोला था, बेटे अगर तुम राखी सावंत से शादी करोगे तो तुम हमारे घर में नहीं रहोगे। चंकी के पेरेंट्स ने बोला था, बेटा अगर तुम राखी सावंत से शादी करोगे तो तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे लिए बड़ी तकलीफदायक बात है। तो क्या हुआ? यहां पर है एक घर जहां पे चंकी के पापा रहते हैं, यानी कि फादर, और चंकी की मदर रहती हैं, और हो सकता है इनके कोई सिबलिंग्स भी हों, ठीक है। अब चंकी यहां पर आए, चंकी ने अपने पापा मम्मी को बोला कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ राखी सावंत से करूंगा वरना मैं मर जाऊंगा, ठीक है। राखी सावंत से करूंगा वरना मैं मर जाऊंगा। तो पेरेंट्स ने बोला, बेटा घर से दफा हो जाओ, ठीक है, घर से दफा हो जाओ। तो क्या हुआ? ये वो कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो फैमिली हैं पर हाउस होल्ड नहीं है, यानी कि वो फैमिली तो है बट डू नॉट लिव अंडर वन रूफ, नॉट अंडर वन रूफ। यानी कि अगर राखी सावंत एंड चंकी को कंपेयर कर रहा हूं इनके साथ, पेरेंट्स के साथ, तो ये दोनों फैमिली तो हैं पर क्या है? एक हाउस होल्ड में नहीं रह रहे हैं। तो फैमिली है पर हाउस होल्ड नहीं है। क्लियर? समझ आया? ये एक इनोवेटिव तरीका है पेडागॉजी का जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज समझ लेते हैं। समझो,
अब समझो क्या चीज है, यहां पे मैं एक चीज बोल सकता हूं, इफ एक स्टेटमेंट दूंगा उससे पूरा का पूरा चीज जो होगी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली क्या है यहां पे, अब देखो बेसिकली क्या है, आपने मतलब हाउस होल्ड का भी कॉमन चीज हो रही है, कॉमन चीज हो रही है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, मैं एक लाल मार्कर ले रहा हूं, ये लाल चीज क्या डोनेट कर रही है, डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है वो डोमेस्टिक ग्रुप जहां पे हम फंक्शनल डायमेंशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या है यहां पे आएगा, इफ वी टेक इफ वी टेक इफ वी टेक यहां पे फैमिली को, इफ वी टेक फैमिली को फ्रॉम अ फंक्शनल पॉइंट, तो वो बन रहा है डोमेस्टिक ग्रुप। अब एक चीज देखो, मैंने क्या बोला, ये फैमिली, अब फैमिली के अंदर ये वाला पार्ट भी आ रहा है जो हाउस होल्ड का है, तो यानी कि तभी हम कई बार बोलते हैं हाउस होल्ड भी हो सकता है, वो हाउस होल्ड भी हो सकता है, ठीक है ना, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगर मैंने फैमिली को अकॉर्डिंग टू मेयर फोर्टिस ब्रॉडली ये है आपका हाउस होल्ड, ये आपका फैमिली का है, ये वो वाली चीज है जहां पे हाउस होल्ड तो है पर फैमिली नहीं है, यहाँ पे वो लोग हैं जो एक रूफ के अंदर है ड्यू टू मैरिज अलायंस, ये वाला पार्ट जो अगेन है जो फैमिली तो है बट एक रूफ के अंदर नहीं है, और ये पूरा का पूरा जो है वो डोमेस्टिक ग्रुप डिनोट कर रहा है।